आज हम एक साइंस फिक्शन फिल्म इनुयाशिकी के बारे में बात करने जा रहे हैं। तैयार रहिए क्योंकि इसमें कुछ स्पॉयलर्स हैं। इचिरो एक मिडिल क्लास आदमी है जो अपने परिवार के लिए नया घर खरीदता है, लेकिन उसका परिवार उसकी मेहनत की कदर नहीं करता और शिकायत करता है कि ये आसपास के घरों से छोटा है। जश्न मनाने के लिए वो अपने परिवार के लिए सुशी लाता है, लेकिन वे बाहर का खाना खाने से मना कर देते हैं और खुद ही रेस्टोरेंट चले जाते हैं, उसे अकेला छोड़कर। इचिरो के पास कोई और रास्ता नहीं बचता और वो ये जश्न अपने काम पर अकेले ही बिताता है। ऑफिस में उसका बॉस उसके नए प्रोजेक्ट की आलोचना करता है जिसमें एनर्जी ड्रिंक बेचने की योजना होती है और इससे कंपनी को भारी नुकसान हो रहा होता है। इचिरो सबके सामने माफी मांगता है, जबकि उसका मैनेजर उसके सहकर्मियों के सामने उस पर चिल्लाता है। एक मुश्किल दिन के बाद जब वो घर लौटता है तो देखता है कि एक गुंडा एक ऐसे आदमी को लूट रहा है जो बिल्कुल उसी जैसा दिखता है। डर के कारण वो वहां से मुड़ जाता है, लेकिन उसकी बेटी ये देख लेती है और उसे कायर कहती है। बाद में घर के बाहर बैठा इचिरो एक आवारा कुतिया को देखता है जिसे उसके मालिक ने छोड़ दिया होता है। वो कुतिया उसके पास आती है और उसे पता चलता है कि उसका नाम हनाको है। इचिरो को उससे तुरंत एक जुड़ाव महसूस होता है। जब उसकी पत्नी उसे कुत्ते के साथ देखती है तो वो तुरंत उसे कहती है कि इसे कहीं छोड़ाओ। फिर वो उसे एक मेडिकल रिपोर्ट देती है और कहती है कि उसे और जांच करवानी होगी। अस्पताल में इचिरो को एक बहुत ही दुखद खबर मिलती है। डॉक्टर उसे बताते हैं कि उसे स्टेज 4 कैंसर है और उसके पास जीने के लिए सिर्फ लगभग 3 महीने बचे हैं। वो अपनी पत्नी को फोन करके ये खबर बताने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे नजरअंदाज कर देती है। वो अपनी बेटी को भी फोन करता है, लेकिन वो भी कॉल नहीं उठाती। डिनर के दौरान इचिरो अपनी हालत अपने परिवार को बताने की कोशिश करता है, लेकिन वो इतने खुद में व्यस्त होते हैं कि उसकी बात नहीं सुनते और उल्टा उसे ही हर चीज के लिए दोष देते रहते हैं। उसकी पत्नी फिर से उसे कुत्ते को छोड़ने के लिए कहती है, उसकी आंखों के दर्द को नजरअंदाज करते हुए। इचिरो हनाको को लेकर सड़क पर निकल जाता है और सोचता है कि सच जानने के बाद क्या उसका परिवार उसके लिए रोएगा भी या नहीं। वो हनाको से माफी मांगता है और उसे छोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो हर जगह उसके पीछे पीछे चलती रहती है। अपने इस वफादार साथी को न छोड़ पाने पर इचिरो समझ जाता है कि हनाको ही शायद एकमात्र है जो सच में उसकी परवाह करती है। वो उसे छोड़ने की कोशिश के लिए दिल से माफी मांगता है। एक पार्क में इचिरो एक और आदमी हीरो को देखता है जो गहरी सोच में डूबा होता है। अचानक दोनों ऊपर देखते हैं और एक तेज रोशनी उनकी ओर तेजी से आती हुई दिखती है। एक वस्तु बहुत तेज गति से उनसे टकराती है और इचिरो बेहोश हो जाता है, जबकि उसके चारों ओर एक अजीब सी मौजूदगी फैल जाती है और हनाको जोर जोर से भौंकने लगती है। अगली सुबह इचिरो की आंख खुलती है और वो हनाको को अपने पास पाता है। हैरानी की बात यह होती है कि अब उसकी नजर बिल्कुल ठीक हो चुकी है, बिना चश्मे के भी। वो नाश्ते के लिए घर जाता है, लेकिन उसे एहसास होता है कि उसे खाने का स्वाद महसूस नहीं हो रहा और पानी पीने के बाद भी एक अजीब सी प्यास बनी रहती है। जब वो अपने कमरे में जाता है तो देखता है कि उसके बाएं हाथ से धुआं निकल रहा है। अचानक उसका हाथ एक बड़े राइफल में बदल जाता है और फायर करता है, जिससे वो सूप नष्ट हो जाता है जो उसने पहले पिया था। जल्द ही उसका पूरा शरीर बदलने लगता है और उसकी त्वचा के नीचे छिपे मैकेनिकल पार्ट्स दिखाई देने लगते हैं। किसी तरह इचिरो खुद को वापस सामान्य बना लेता है। तभी उसकी पत्नी कमरे में आ जाती है। दूसरी तरफ ये पता चलता है कि इचिरो की बेटी मारी उसी क्लास में पढ़ती है जिसमें हीरो भी पढ़ता है, वही आदमी जिससे वो पिछली रात मिला था। हीरो अपने दोस्त चोको को मिलने जाता है और उसे अपनी नई शक्तियां दिखाने का फैसला करता है। वो अपनी उंगलियों से दूर बैठे एक पक्षी को मारकर ये साबित करता है। इसके बाद हीरो चोको को एक अंडरग्राउंड पार्किंग एरिया में ले जाता है, जहां वो अपने दिमाग से गाड़ियों को कंट्रोल करने की ताकत दिखाता है। वो अपने शरीर के अंदर छिपे मैकेनिकल स्ट्रक्चर को भी दिखाता है। इसी दौरान इचिरो काम से निकलता है और जमीन पर एक घायल कबूतर को देखता है। दया महसूस करते हुए वो उसे उठाता है और हैरानी की बात है कि वो उसे पूरी तरह ठीक कर देता है, जिससे वो फिर से उड़ने लगता है। थोड़ी ही देर बाद उसे दूर से किसी के दर्द की आवाज सुनाई देती है और वो तुरंत अस्पताल पहुंचता है। वहां उसे एक छोटा लड़का मिलता है जो गंभीर बीमारी के कारण मरने वाला होता है। इचिरो अपना हाथ उस पर रखता है और उसकी हालत पूरी तरह ठीक कर देता है। जब वो उस बच्चे को उसकी मां से मिलते हुए देखता है तो उसे एक अलग ही खुशी महसूस होती है, क्योंकि उसने एक जिंदगी बचाई होती है। वहीं दूसरी तरफ हीरो अपने दोस्त को कुछ गुंडों का सामना करने ले जाता है। वो उनसे माफी मांगने और लूटे गए पैसे वापस करने को कहता है। हीरो उनमें से एक को पकड़कर दर्द देकर उसे मानने पर मजबूर करता है। इसके बाद वो अपनी उंगली उस गुंडे की तरफ करता है उसे मारने के लिए, लेकिन चोको उसे समय रहते रोक देता है और कहता है कि अब काफी है। हीरो की इस बहादुरी को शियोन नाम की एक लड़की देखती है और बाद में वो उसे अपने प्यार का इजहार करती है। हीरो उसके अच्छे शब्दों के लिए धन्यवाद देता है और मुस्कुराते हुए वहां से चला जाता है। आगे पता चलता है कि हीरो की मां तलाकशुदा है, क्योंकि उसके पिता उसे छोड़कर किसी दूसरी औरत के साथ चले गए थे। इसके बावजूद वो हीरो का ख्याल रखती है और उसे अपने पिता के साथ समय बिताने के लिए प्रोत्साहित करती है। हीरो अपने पिता के घर जाता है और उनके साथ डिनर करता है, लेकिन उनका खुश रहना उसे गुस्से से भर देता है, क्योंकि उसे लगता है कि ये खुशी उसकी मां से छीन ली गई थी। जब वो अपने सौतेले भाई के साथ खेल रहा होता है तो वो अपनी उंगली अपने परिवार की ओर करता है और ट्रिगर दबाने से पहले हिचकिचाता है। आखिर में वो रुक जाता है, ये समझते हुए कि वो अभी भी अपने परिवार का परवाह करता है। अपने पिता के बावजूद हीरो बाद में अकेले घर लौट रहा होता है और आसपास के घरों से परिवारों की खुशियों की आवाजें सुनता है। अंधेरी भावनाओं से भरकर वो एक घर में घुस जाता है और अंदर मौजूद सभी लोगों को बेरहमी से गोली मार देता है। इधर इचिरो अस्पताल में और लोगों की जान बचाने के बाद इस घटना के बारे में सुनता है और तुरंत वहां पहुंचता है। वहां उसे एक छोटी लड़की मिलती है जिसे गोली लगी होती है और वो मरने के करीब होती है। इचिरो अपनी शक्तियों से उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन उसे एहसास होता है कि उसकी ताकत सिर्फ जीवित लोगों पर ही काम करती है। जैसे ही वो घर के अंदर आगे बढ़ता है वो देखता है कि हीरो लाशों के बीच खड़ा है। इचिरो उसे पार्क वाला आदमी पहचान लेता है। कुछ कहने से पहले ही हीरो उस पर हमला कर देता है और उसे कमरे के पार फेंक देता है। इचिरो बिना किसी चोट के संभल जाता है और घर से बाहर भागता है, लेकिन तब तक हीरो आसमान में उड़कर दूर जा चुका होता है। बाद में चाको हीरो से मिलता है और उसे शक होने लगता है कि पिछली रात हुए हत्याकांड के पीछे उसका दोस्त ही है, क्योंकि सभी लोग बिना किसी गोली के निशान के मरे थे। हीरो मान लेता है कि उसी ने ये सब किया है, लेकिन वो अपने काम को सही ठहराने की कोशिश करता है, ये कहते हुए कि वो अब भगवान जैसा बन गया है। वो तर्क देता है कि लोग हर दिन मरते हैं और उन अजनबियों के लिए दुखी होने की कोई वजह नहीं जिन्हें हम जानते तक नहीं।
चाको इस बात को मानने से इनकार कर देता है और डर के मारे पीछे हट जाता है। वो हीरो से कहता है कि अब वे दोस्त नहीं रह सकते और वहां से भाग जाता है। हीरो अपने घर लौटता है जहां उसे एक चौंकाने वाली खबर मिलती है। उसकी माँ उसे बताती है कि अब उसे अपने पिता के साथ रहना होगा। वो ये भी बताती है कि उसे लाइलाज कैंसर है और उसके पास ज्यादा समय नहीं बचा है। हीरो अपनी माँ को गले लगाकर रो पड़ता है, वो उसे मरने नहीं देगा। इधर इचिरो घर लौटता है और अपने परिवार को बताता है कि उसे नौकरी में डिमोट कर दिया गया है। उसकी पत्नी उस पर चिल्लाने लगती है। घर के खर्च और लोन की चिंता करते हुए उसकी बेटी भी गुस्सा हो जाती है और उसकी असफलताओं के लिए उसे दोष देने लगती है। इचिरो खुद को बेबस महसूस करता है और ये सोचने लगता है कि क्या वो अपने परिवार की रक्षा कर सकता है। उसे ये भी शक होने लगता है कि क्या वो इन हत्याओं को रोक पाएगा और दूसरों की मदद कर पाएगा। तभी उसे चाकू की आवाज सुनाई देती है जो चाहता है कि कोई उसके दोस्त को और लोगों को नुकसान पहुंचाने से रोक दे। ये सुनकर इचिरो समझ जाता है कि उसे खुद पर शक करना बंद करना होगा। वो फैसला करता है कि वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके हीरो को रोकेगा और निर्दोष लोगों की रक्षा करेगा। इचिरो अपने मैकेनिकल रूप में बदल जाता है और हनाको को साथ लेकर आसमान में उड़ जाता है। वो पार्क में पहुंचता है और चाको से मिलता है। दोनों उस रात हुई अजीब घटनाओं के बारे में बात करते हैं। चाको मानता है कि शायद एलियंस ने इचिरो और हीरो दोनों को फिर से बनाया है और उन्हें एक जैसी शक्तियां दी है। चाको ये तय करता है कि वो इचिरो को ट्रेनिंग देने में मदद करेगा जो उसने हीरो को करते हुए देखा है। वे दोनों एक कबाड़ खाने में जाते हैं जहां इचिरो अपने हाथ से एक टिन के डिब्बे पर निशाना लगाने की कोशिश करता है, लेकिन जल्द ही साफ हो जाता है कि उसे अभी हीरो जितना ताकतवर बनने के लिए काफी मेहनत करनी होगी। इसी बीच हीरो अपनी माँ को डॉक्टर के पास ले जाता है और पता चलता है कि उनका कैंसर पूरी तरह से गायब हो चुका है। ऐसा लगता है कि हीरो ने अनजाने में अपनी शक्तियों से उन्हें ठीक कर दिया। वे दोनों घर लौटते हैं और हीरो अपनी माँ को जिंदगी का आनंद लेने और घूमने फिरने के लिए प्रेरित करता है। वो वादा करता है कि अब वो उन्हें खुश रखेगा, लेकिन उनकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकती क्योंकि पुलिस उनके घर पहुंच जाती है और हीरो से हत्याओं के बारे में पूछताछ करने लगती है। हीरो तुरंत वहां से भाग जाता है जबकि उसकी माँ घबराकर उसे पुकारती रह जाती है। हीरो आसानी से पुलिस वालों को हरा देता है, उन्हें इधर उधर फेंकता हुआ एक पार्किंग एरिया में पहुंच जाता है। अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके वो कई पुलिस वालों को मार देता है। बाकी पुलिस उस पर गोलियां चलाती है लेकिन उसका उस पर कोई असर नहीं होता। इसके बाद हीरो सीढ़ियों से छलांग लगाकर वहां से उड़ जाता है। उसके भागने की खबर तेजी से फैल जाती है और हीरो एक वांटेड अपराधी बन जाता है जिसके पास छिपने की कोई जगह नहीं बचती। आखिरकार वो शियोन से मिलता है जो खतरे को जानते हुए भी उसकी मदद करने का फैसला करती है। पता चलता है कि शियोन अपनी दादी के साथ रहती है जो उसका एकमात्र परिवार है। उसके माता पिता सालों पहले बीमारी से मर गए थे और उसे डर है कि शायद वो भी ज्यादा समय तक नहीं जी पाएगी। इधर इचिरो की ट्रेनिंग में धीरे धीरे सुधार होने लगता है लेकिन वो जल्द ही थक जाता है। उसे फिर से बहुत प्यास लगती है और वो अपनी कंपनी का एनर्जी ड्रिंक पीता है। चाको सुझाव देता है कि उनकी शक्तियों का इस्तेमाल करने के बाद शरीर को पानी की जरूरत होती है, इसलिए उन्हें इतनी ज्यादा प्यास लगती है। कुछ ही देर बाद इचिरो को अपने शरीर में दर्द महसूस होता है और वो उस लिक्विड को जोर से बाहर निकाल देता है जैसे उसने पहले सूप के साथ किया था। चाको समझ जाता है कि ड्रिंक में मौजूद सोडियम उसके शरीर को खराब कर रहा है। वो कहता है कि ये कमजोरी आगे चलकर हीरो के खिलाफ काम आ सकती है। उसी रात हीरो अपनी माँ के बारे में खबर देखता है। लोग उसके किए गए अपराधों के लिए उसकी माँ को दोष दे रहे होते हैं। वो टीवी पर बार बार माफी मांगती है लेकिन कोई भी उसके लिए सहानुभूति नहीं दिखाता। ये देखकर हीरो टूट जाता है क्योंकि उसे एहसास होता है कि उसके कर्मों का असर उस इंसान पर पड़ रहा है जिसे वो सबसे ज्यादा प्यार करता है। कुछ ही देर बाद खबर आती है कि उसकी माँ अपने अपार्टमेंट में मृत पाई गई है। ऐसा लगता है कि उसने लोगों के दबाव से तंग आकर आत्महत्या कर ली है। ये सुनकर हीरो पूरी तरह सदमे में चला जाता है। जब हीरो ऑनलाइन कमेंट्स देखता है तो लोग उसकी माँ का अपमान कर रहे होते हैं। गुस्से से भरकर वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके उनके डिवाइसेस हैक कर लेता है। वो स्क्रीन के जरिए उन पर हमला करने लगता है जिससे पूरे देश में लोग अपने फोन इस्तेमाल करते करते गिरने लगते हैं और मर जाते हैं। शियोन देखती है कि हीरो सो नहीं पा रहा है और उसे शांत करने की कोशिश करती है। हीरो कबूल करता है कि उन्हीं लोगों की मौत के लिए वही जिम्मेदार है। वो उसके सामने अपना असली रूप दिखाता है ताकि उसे डरा सके, लेकिन शियोन मानने से इनकार कर देती है कि वो एक कातिल है। हीरो उसे बाहर ले जाता है और आसमान में उठा लेता है। पूछता है कि क्या उसे उससे डर लगता है। शियोन जवाब देती है कि उसे सिर्फ उसे खोने का डर है। हीरो समझ जाता है कि वो एक ही इंसान है जो अब भी उसकी परवाह करती है। वो वादा करता है कि वो उसकी रक्षा करेगा और हमेशा उसके साथ रहेगा। उस रात हीरो आखिरकार शांति से सो पाता है। शियोन मुस्कुराती है और कहती है कि वो अंदर से अब भी इंसान है, लेकिन जैसे ही वो किचन में जाती है उसे कुछ अजीब महसूस होता है। जब वो पीछे मुड़ती है तो देखती है कि सैनिकों का एक समूह उस पर हथियार ताने खड़ा है। हीरो तुरंत प्रतिक्रिया देता है और उसे बचाने के लिए दौड़ पड़ता है। जैसे ही सैनिक गोली चलाते हैं वो उसे ढाल बनकर बचाता है और अपनी जबरदस्त ताकत से सभी सैनिकों को खत्म कर देता है। जब सब शांत हो जाता है तो हीरो देखता है कि शियोन को पहले ही कई गोलियां लग चुकी हैं और वो मर चुकी है। हीरो उसके मरने पर टूट जाता है। गुस्से और दर्द से भरकर वो पूरे देश से बदला लेने का फैसला करता है। बाद में हीरो खबरों में हाल ही के हमलों को देखता है और अपने परिवार को फोन बंद करने की चेतावनी देता है, लेकिन वो उसकी बात को नजरअंदाज कर देते हैं और अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लगे रहते हैं। इसी बीच मारी अपने दोस्तों के साथ मिलती है। वो एक ऊंची इमारत की छत पर जाते हैं ताकि नजारा देख सके। हीरो हर नेटवर्क पर खुद को प्रसारित करना शुरू कर देता है और घोषणा करता है कि वो अपने परिवार का बदला लेने के लिए पूरे देश को नष्ट कर देगा। शुरुआत में कोई उसकी बात को गंभीरता से नहीं लेता, लेकिन जब लोग गिरने लगते हैं तो हर जगह डर और अफरा तफरी फैल जाती है। इचिरो किसी तरह उसके प्रसारण को बाधित कर देता है और चाको लोगों से कहता है कि वो अपने फोन फेंक दे ताकि वो निशाना न बने। अब जब हीरो सीधे डिवाइसेस के जरिए लोगों तक नहीं पहुंच पाता तो वो शहर पर कई मिसाइलें दाग देता है जिससे बड़े बड़े धमाके होने लगते हैं। इचिरो हीरो का सामना करता है और उसे समझाने की कोशिश करता है
है, उससे कहता है कि रुको, लेकिन हीरो उसकी बात नहीं मानता और आसमान में इचिरो का पीछा करना शुरू कर देता है। दोनों इमारतों के बीच तेजी से उड़ते हैं, जहां हीरो लगातार उसके पीछे लगा रहता है। हीरो मिसाइलों की बौछार करता है, लेकिन इचिरो मुश्किल से उनसे बच पाता है और उसके पीछे धमाके होते रहते हैं। वे एक अंडरग्राउंड टनल में घुसते हैं, जहां इचिरो आने जाने वाली गाड़ियों से टकराने से बाल बाल बचता है। जैसे ही वे मारी के करीब पहुंचते हैं, इचिरो को उसकी मदद के लिए पुकार सुनाई देती है, क्योंकि उसकी बिल्डिंग पर मिसाइल गिर चुकी होती है। इचिरो तुरंत उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन तभी हीरो पीछे से उस पर हमला कर देता है। इस टक्कर से इचिरो का फ्लाइट सिस्टम खराब हो जाता है और वो एक इमारत से टकरा जाता है। इचिरो जवाब देने की कोशिश करता है, लेकिन हीरो उसके हर हमले से बच जाता है और उसे इमारत के अंदर फेंक देता है। इसी दौरान वे एक हेलीकॉप्टर से टकराते हैं, जो टकराते ही फट जाता है। आखिरकार दोनों एक छत पर गिरते हैं, जहां इचिरो फिर से हीरो से रुकने की गुहार लगाता है। हीरो खुद को रिचार्ज करने के लिए पानी की बोतल निकालता है, लेकिन इचिरो उसे नष्ट कर देता है। गुस्से में हीरो फिर हमला करता है और दूसरी बोतल उठाकर जल्दी जल्दी पी लेता है। इसके बाद वो और मिसाइलें दागता है, जिससे इचिरो आसमान में बहुत ऊपर चला जाता है। हीरो उसका पीछा करते हुए वायुमंडल के बाहर तक पहुंच जाता है और लगातार हमले करता रहता है। धमाकों की वजह से इचिरो अंतरिक्ष तक पहुंच जाता है। हीरो वहां भी पहुंचकर उसे मारने की तैयारी करता है, लेकिन तभी कुछ अनहोनी हो जाती है। मिसाइल चलाने के बजाय हीरो अपने अंदर का वही लिक्विड छोड़ देता है जो उसने पहले पिया था, और वही उसके सिस्टम के लिए खतरनाक साबित होता है। उसका शरीर खराब होने लगता है और वो कमजोर पड़ जाता है। मौका देखते ही इचिरो अपने हाथ को राइफल में बदलता है और उस पर कई गोलियां चला देता है। धमाकों से हीरो वापस धरती की ओर गिरने लगता है। इचिरो तुरंत अपनी बेटी के पास लौटता है और मारी को जमीन पर बेहोश पाता है। वो घबराकर अपनी शक्ति से उसे जिंदा करने की कोशिश करता है और उसकी सांसें वापस आ जाती हैं। दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं और इचिरो की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। अचानक हीरो फिर से हमला करता है और इचिरो को दीवार से दे मारता है। वो बच गया होता है और लड़ाई जारी रखने के लिए वापस आ गया है। जब उसे पता चलता है कि मारी इचिरो की बेटी है, तो वो उसे निशाना बनाता है और उसके पेट में गोली मार देता है। इचिरो उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन हीरो उस पर हावी हो जाता है। वो उसे बेरहमी से इधर उधर फेंकता है और उसकी बेटी के सामने ही हमला करता रहता है। फिर हीरो मारी को पकड़कर बिल्डिंग के किनारे ले जाता है। वो चाहता है कि इचिरो भी वही दर्द महसूस करे जो वो अंदर से झेल रहा है। बिना सोचे समझे वो मारी को नीचे फेंक देता है। अपनी बेटी को गिरते हुए देखकर इचिरो पूरी ताकत से हीरो पर हमला करता है और उसका एक हाथ तोड़ देता है। एक सेकंड भी बर्बाद नहीं करता और नीचे गिरती हुई मारी के पीछे कूद पड़ता है। जैसे ही मारी जमीन के करीब पहुंचती है, इचिरो उसे पकड़कर अपनी शक्ति से ठीक कर देता है। धीरे धीरे मारी को होश आ जाता है। अब मारी समझ जाती है कि उसका पिता कमजोर नहीं बल्कि एक सच्चा हीरो है। वो देखती है कि इचिरो फिर से उड़ जाता है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बचाने के लिए निकल पड़ता है। बाद में सरकार घोषणा करती है कि हीरो को मृत मान लिया गया है। हालांकि उसका कोई शव नहीं मिलता, सिर्फ कुछ अजीब मैकेनिकल टुकड़े मिलते हैं। जिंदगी धीरे धीरे सामान्य होने लगती है। इचिरो अपने परिवार के साथ डिनर टेबल पर बैठा होता है, लेकिन इस बार सब कुछ अलग लगता है। उसकी बेटी अब उसे इज्जत की नजर से देखती है और उसकी असली ताकत को समझती है। उधर चाकू घर लौटता है और देखकर हैरान हो जाता है कि हीरो जिंदा है। हालांकि वो बुरी तरह घायल है और उसका एक हाथ नहीं है। सब कुछ होने के बावजूद उसे खुशी होती है कि उसका दोस्त बच गया है। वो उसे अपने साथ रहने के लिए कहता है और यहाँ तक कि वीडियो गेम खेलने का भी ऑफर देता है। लेकिन जब चाकू पीछे मुड़कर देखता है तो हीरो वहां से जा चुका होता है। वो ये समझकर चला जाता है कि उसके साथ रहने से उसके दोस्त की जान खतरे में पड़ सकती है। तो आपको ये कहानी कैसी लगी, कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।